हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीडीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के क्वेश्चंस को एमबी पब्लिकेशन के बुक से। ठीक, ये जो क्वेश्चंस हैं 2019 के हैं। ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हुआ था 2 फरवरी 2019 को। ठीक, 2018 सेशन का एग्ज़ाम जो है वो 2019 में कंडक्ट हुआ था। तो आज हम लोग स्टेनोग्राफर के प्रीवियस क्वेश्चंस को एमबी पब्लिकेशन के बुक से सॉल्यूशन को देखेंगे, सीखेंगे यहाँ पर। इसके पहले जो है हम लोग एमबी पब्लिकेशन से बुक से और भी लेसन्स का सॉल्यूशन कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो आप द एमपीडीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर एमबी पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन 2016 और 2019 के क्वेश्चंस को वहाँ पर देखकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, इधर 2 दिनों से आप लोगों को लेसन नहीं मिल पा रहा था, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे गले में जो है थोड़ा सा पेन हो गया था। एग्ज़ाम देने गए थे लास्ट संडे को 4 अक्टूबर को, तो उस समय वहाँ थोड़ा सा सेंटर पे पानी वगैरह ये पी लिए थे, तो वो थोड़ा सा गला में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो इसलिए जो है बोलने में नहीं बन रहा था, तो इसलिए जो है हम लेसन नहीं बना पा रहे थे। आज से आपको जो है जैसा हम आपको प्रॉमिस किए थे कि एक आपको मॉर्निंग में और एक आपको इवनिंग में सॉल्यूशन मिलेगा, तो आज से आपको रेगुलर मिलता जाएगा। ठीक, तो आप लोग अच्छे से लेसन को देखिए और कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस दिया गया है और इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ओके, और एक चीज़ आप लोगों को और बताना है कि कल CHSL का एग्ज़ाम हुआ। ठीक, 12 अक्टूबर को CHSL का एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ है, इसमें फर्स्ट शिफ्ट में से लगभग जो हम आपको एक प्लेलिस्ट हमेशा सजेस्ट कर रहे हैं कि SSC CGL 2019 मेंस करके हम एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। उस प्लेलिस्ट में लगभग 32 या 33 वीडियोज़ हैं। अगर आप उन्हें देख लेंगे तो आप ऑलमोस्ट 30 to 35 मार्क्स ला सकते हैं, यानी कि लगभग 15 से 17 क्वेश्चंस आप इंग्लिश में सॉल्यूशन कर सकते हैं ईजिली। ठीक, और कल भी हर एक शिफ्ट में, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, तीनों शिफ्ट्स में ये जो प्ले लिस्ट है, अगर आप इन्हें अच्छे से देख कर जाएंगे तो उनमें से लगभग आप 15 से 17 क्वेश्चन के बीच आप क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये कल के शिफ्ट की बात है। आगे के शिफ्ट, आज के शिफ्ट क्या होगा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कल के शिफ्ट में यही हुआ है कि इस प्लेलिस्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। और मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि एसएससी जो है एक पैटर्न पर क्वेश्चन बनाते जाता है, तो उसी पैटर्न पर वो क्वेश्चन देता जाता है आगे भी। ठीक, तो आप लोगों को जिनका भी आगे है एग्ज़ाम, ठीक, चाहे किसी भी एग्ज़ाम एसएससी CHSL आपको देना है आगे के शिफ्ट्स में, या फिर स्टेनोग्राफर नवंबर में होना है, दिसंबर में फिर आपका फेज़ 8 होना है, इवन CGL मेंस होना है 12 नवंबर से। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप उस प्लेलिस्ट को द एमपीडीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे। एसएससी CGL मेंस 2019 में जितने भी वीडियोज़ हैं, लगभग 32 या 33 वीडियोज़ हैं, अगर आप उन्हें देख लेंगे तो आप पीटी में एटलीस्ट 17 क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी कि 25 में आप 17 क्वेश्चन सॉल्यूशन आसानी से कर लेंगे। अगर आप मेंस में बैठ रहे हैं तो वहाँ पे आप लगभग 110 से 130 क्वेश्चंस को सॉल्यूशन आप कर सकते हैं ईजिली। हम एक वर्ड पर जोर दे रहे हैं, ईजिली। ठीक, ईजिली यानी कि आसानी से आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन, ये मेरा दावा है। चलिए, अब आप लोग के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियसली लेते हैं। बाकी जब सारे एग्जाम्स हो जाएंगे तो उस प्लेलिस्ट में से आपको बताया जाएगा कि देखिए कितने क्वेश्चंस आए हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना है। द सेक्रेटरी गेव मी द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ देखिए गेव का यूज हुआ है, यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म को, यानी कि ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अब इसे जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाज या वेयर का प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। अगर ये रूल हम याद है तो देखिए हम ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करते जाएंगे। यहाँ देखिए वाज बीइंग का यूज हुआ है, जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। हम लोगों ने अभी क्या सीखा, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। यहाँ देखिए इस का यूज हुआ, यहाँ देखिए हैड का यूज हुआ। राइट आंसर एक ये बच गया। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। द एप्लीकेशन फॉर्म वाज गिवन टू मी बाय द सेक्रेटरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 to 11 में आपको फिल इन द ब्लैंक है। ओके, पैसेज दिया गया है और इसे फिल करना है। पढ़ते हैं। ब्लैक फ्राइडे द डे फॉलोइंग थैंक्सगिविंग। थैंक्सगिविंग मतलब कि धन्यवाद देने की जो दिन होते हैं। ठीक, द डे फॉलोइंग थैंक्सगिविंग डे इज वाइडली रिगार्डेड। रिगार्ड के साथ हमेशा जो है एस का प्रयोग करेंगे।
ओके, तो रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ द क्रिसमस शॉपिंग सीजन, यानी कि जो ब्लैक फ्राइडे है जो कि थैंक्स गिविंग डे को फॉलो मतलब कि अगले दिन जो होता है, इज वाइडली रिगार्डेड, रिगार्डेड मतलब कि माना जाना, जो है बड़े पैमाने पर माना जाता है, बिगिनिंग यानी कि शुरुआत, और शुरुआत किसका, तो क्रिसमस शॉपिंग सीजन का। जैसे कि मान लीजिए कि 25 आपका दिसंबर को क्रिसमस होता है, ठीक, तो इसके एक दिन पहले जो है क्रिसमस शॉपिंग जो सीजन होता है उसे माना जाता है ब्लैक फ्राइडे के रूप में, रिगार्डेड मतलब कि मानना। आगे देखते हैं, आगे ये जो इंपॉर्टेंट इसमें जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले हम आपको यहाँ पर पैसेज का अर्थ बता देते हैं, ठीक। मोस्ट मेजर रिटेलर्स, यानी कि बहुत ही बड़ी संख्या में जो खुदरा विक्रेता होते हैं, ओपन अर्ली, यानी कि अपनी दुकानों को बहुत ही जल्दी खोलते हैं, एंड ऑफर promotional sales to start out the holiday shopping season, यानी कि जो लगभग बहुत सारे जो खुदरा विक्रेता जो होते हैं वो अपनी दुकानों को जल्दी खोलते हैं और वो ऑफर करते हैं, यानी कि ऑफर मतलब क्या हो गया कि वो जो है अपना क्या जो है देते हैं प्रस्ताव कि आप जो आए इस हॉलीडे शॉपिंग सीजन में शॉपिंग करने के लिए, यानी कि वो अच्छा खासा जो है एक ऑफर देते हैं, ठीक। ऑफन द 3 days फॉलोइंग थैंक्स गिविंग, यानी कि जो लगभग 3 दिनों को जो फॉलो ये करता है थैंक्स गिविंग, यानी कि थैंक्स गिविंग को फॉलो करने वाला उसका 3 दिन, ठीक। जैसे मान लीजिए कि 25 को है तो 22, 23, 24 और ये 25 आपका आ गया, ठीक। आर हॉलीडेज देयर बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पोटेंशियल शॉपर्स, यानी कि ये जो 3 दिनों का जो ये छुट्टी होता है, यहाँ देखिए थैंक्सगिविंग हॉलीडे ये जो होते हैं छुट्टियों के दिन होते हैं और उनमें जो है बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो हैं शॉपर्स आते हैं, यानी कि जो खरीदने वाले लोग होते हैं वहाँ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए बड़ी संख्या में। इट हैज़ द अर्लीस्ट, ठीक, इट हैज़ द अर्लीस्ट, आगे क्या है, यहाँ पे है इट हैज़ कंसिस्टेंटली बीन द बिजिएस्ट शॉपिंग डे ऑफ द ईयर सिंस 2005, यानी कि यह जो है कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार, यह जो है लगातार 2005 से सबसे बिजिएस्ट शॉपिंग डे रहता है। जैसे कि 25 के पहले जो ये 3 दिन जो होते हैं हॉलीडेज के, ये 2005 से देखा जा रहा है कि सबसे बिजिएस्ट शॉपिंग डे होता है, यानी कि इन जो 3 दिनों में सबसे ज़्यादा लोग खरीदारी करने निकलते हैं। द अर्लीस्ट, आगे देखते हैं, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ द फ्रेज ब्लैक फ्राइडे, ये जो प्रत्यक्ष है इसका जो सबूत है मतलब ब्लैक फ्राइडे के रूप में जानना इन अ शॉपिंग, यानी कि शॉपिंग के रूप में, ठीक है, शॉपिंग के रूप में कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इस संदर्भ में हमें यह सजेशन मिलता है यानी कि सुझाव मिलता है दैट इट ओरिजिनेटेड इन फिलाडेल्फिया, यानी कि यह कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, यानी कि यह जो शॉपिंग करने का जो उत्पन्न हुआ है ये कला, ठीक, वो फिलाडेल्फिया से हुआ है शुरू, वेयर इट वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द हैवी एंड डिसरप्टिव ट्रैफिक, यह जो है इसके कारण क्या होता था कि इसे जो है डिस्क्राइब किया गया सबसे ज़्यादा मतलब कि विध्वंसकारी ट्रैफिक के रूप में। जैसे कि मान लीजिए कि एक दिन जो है 10 खरीदारी करने वाले गए, ठीक, लेकिन 25 के पहले जो 3 दिन है इसमें 1000 आदमी उठकर चले गए, तो ट्रैफिक तो लगना ही है, ठीक। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो यहाँ पर ट्रैफिक हो जाते हैं उसमें समस्या आने लगती है। डेट ऑक्यूर्ड ऑन द डे बिफोर आफ्टर थैंक्सगिविंग, ठीक। द यूजेस ऑफ द टर्म ब्लैक फ्राइडे, यहाँ पर जो ये वर्ड ब्लैक फ्राइडे यूज किया जाता है वो क्यों यूज किया जाता है, डेट्स बैक टू एटलीस्ट 1961, यह जो ब्लैक फ्राइडे का जो दिन है इसे लगभग 1961 से यूज किया जा रहा है इस वर्ड को, ब्लैक फ्राइडे को, ठीक। तो ये है इस पूरे पैसेज का। चलिए एक बार और फिर से समझ लेते हैं, यानी कि ब्लैक फ्राइडे जो है उसे थैंक्स गिविंग डे के रूप में जाना जाता है, ठीक, जो कि माना जाता है क्रिसमस शॉपिंग सीजन के रूप में। बहुत सारे बड़े रिटेलर्स यानी कि खुदरा विक्रेता जो होते हैं अपने दुकानों को खोलते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑफर्स देते हैं ताकि लोग जो हैं लुभान्वित हों, उनके पास आए खरीदारी करने के लिए, ठीक।
इन दिनों में जो है बहुत ज़्यादा संख्या में शॉपर्स जो है एक साथ निकलते हैं और इसे जो है सबसे बिजिएस्ट शॉपिंग डे के रूप में जो है माना जाता है। पहले जो है ये इस तरह के कंटेक्स्ट यानी कि इस संदर्भ में हमें यह सलाह दिया जाता है कि यह जो ओरिजिनेट हुआ था वह फिलाडेल्फिया से ओरिजिनेट हुआ था, ठीक, जहां इसे बहुत ही हैवी ट्रैफिक और विध्वंसकारी ट्रैफिक के रूप में माना जाता है, जो कि घटित होता है थैंक्सगिविंग दिन के बाद। और यह जो ब्लैक फ्राइडे जो ये वर्ड यूज हुआ है वो लगभग 1961 के बाद से यूज होना शुरू हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक, उसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, रिगार्ड मतलब हो गया आपका मानना, नोटेड यानी कि विख्यात, जस्ट मतलब क्या हो गया आपका न्याय, थॉट यानी कि सोच, मेजर यानी कि बड़ी संख्या में, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावशाली, कंसिडरेबल यानी कि महत्वपूर्ण, ठीक, सारे आप लोग याद करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। पुट फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ना, किक ऑफ मतलब क्या हो गया आपका फेंकना, ठीक। स्टार्ट आउट मतलब क्या होता है, स्टार्ट आउट मतलब होता है शुरू होना, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया था कि शुरू हुआ था। उसके बाद जो है पोटेंशियल यानी कि संभावित, ऑर्डिनरली यानी कि साधारण, रिटेरली यानी कि नियमित रूप से, कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार, ठीक। बाकी यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं है, सारे जो हैं हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक प्रकार से आपका रिवीजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। दे हैव डन लॉट ऑफ रिसर्चेज बिफोर मेकिंग द फिल्म। यहाँ पर देखिए लॉट ऑफ रिसर्चेज है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे हैं कि लॉट के बाद जो नाउन है अगर उसे हम लोग प्लूरल उसे बनाना है तो उसे अ लॉट ऑफ के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, शायद 3 या 4 दिन के पहले के क्लास में हम लोगों ने ये सीखा है कि अगर इसे प्लूरल बनाता होता है तो अ लॉट ऑफ जो आपका नाउन है उसे प्लूरल बना दें, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, अ लॉट ऑफ रिसर्चेस। अब यहाँ पर देखिए लॉट्स ऑफ रिसर्चेज भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक। अगर इसे प्लूरल बनाना है तो हम लोग लॉट्स ऑफ रिसर्चेज भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन सी भी सही है और यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी सही है, ओके। तो यहाँ पर आप कोई भी राइट आंसर ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है डी आप इसे चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। और देखिए बाकी जितने भी लेसन्स के जो बैकलॉग हमारा हो चुका है, जैसे कि कुछ लेसन्स के हम जो है आधा आधा ही बताकर हम छोड़ चुके हैं, उन लेसन्स का भी आपको जो है सॉल्यूशन मिलते जाएगा। तो आप लोग जो है लेसन को कंप्लीट देखते जाइएगा। आप अगर आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब पर नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ओके। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, हम वहाँ पर लेसन्स को शेयर करते रहते हैं। तो उससे आपको क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा, आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा कि हाँ आज ये लेसन अपलोड हुआ है, ठीक। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, द एमपीटीएस अकेडमी को। आपको वहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट भी जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। वेन एवर आई वेंट टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा गया, आई वाउट फॉर माई सेल्फ पॉपकॉर्न एंड कोक, मैंने अपने लिए जो है पॉपकॉर्न एंड कोक खरीदा फॉर अ स्पेशल ट्रीट। तो देखिए यहाँ पर जो ये फॉर का यूज हुआ है ये गलत यूज हुआ है। यहाँ पर जो यूज होगा वो यूज होगा एज अ स्पेशल ट्रीट, यानी कि मैंने जो पॉपकॉर्न और कोक खरीदा वो एक स्पेशल ट्रीट के रूप में यानी कि की तरह जो है मैंने खरीदा जब मैं सिनेमा गया, ठीक। तो यहाँ पर फॉर की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। आपका ऑप्शन डी में यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर फिर से आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डिड वी लर्न इन मैथमेटिक्स यस्टरडे, ठीक। कैन एनीवन टेल मी यानी कि क्या मुझे ये बता सकता है कि व्हाट डिड वी लर्न इन मैथमेटिक्स यस्टरडे। यहाँ देखिए स्टडी का यूज हुआ है, व्हाट डिड यानी कि पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है यानी कि हम प्रेजेंट में पूछ रहे हैं कि क्या मुझे कोई बता सकता है कि हम लोगों ने कल क्या सीखा था, ठीक। ये हुआ इस सेंटेंस का अर्थ। अब देखिए यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि ये पार्ट भी जो है हमारा इंट्रोगेटिव में है, कैन एनीवन टेल मी, ठीक। अगर हम इसे इंट्रोगेटिव बना दें, बनाने के लिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क दे देंगे, बन जाएगा, ठीक। व्हाट डिड वी लर्न इन मैथमेटिक्स स्टडी, ये भी आपका जो है इंट्रोगेटिव पार्ट हो गया, यानी कि एक सेंटेंस में 2 इंट्रोगेटिव पार्ट, ठीक। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक, इसे हम लोग ज्यों का त्यों छोड़ते हैं और दूसरे पार्ट को जो है हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि क्या हो जाएगा कि
इसे जो है हम लोग इंट्रोगेटिव में न बनाकर हम लोग बनाएंगे इस फॉर्म में। ठीक, ये फॉर्म को आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि जो भी आपका WHO फैमिली से जो भी आपका वर्ड यूज हुआ होगा आप वो यूज करें। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट यूज होगा वो यूज करें। हेल्पिंग वर्ब को आपको यूज नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे डिड है, ये आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करना है। और ये जो आपका मेन वर्ब रहेगा इसका आप थर्ड फॉर्म यूज करें। ठीक, यानी कि ये जो WHO फैमिली जैसे कि हाउ, व्हाट, व्हेन जो भी रहे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर जो आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा कैन एनिमल टेल मी व्हाट वी लर्नड इन मैथमेटिक्स यस्टरडे। ठीक, तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन सी, व्हाट वी लर्नड यस्टरडे इन मैथमेटिक्स। ये आपका जो है सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में फिर से आपको आइडेंटिफाई करना है एरर को। जयन woke up have a sore throat and by evening his voice had disappeared। ठीक, जब जयन उठा सुबह में तो उसके थ्रोट में बहुत ही खराश था और वह जब शाम को उठा तो उसका वॉइस ही डिसअपियर्ड हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि देखिए जयन वोक अप, यानी कि वोक वेक का जो इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया जगना। ठीक, तो ये आपका वर्ब एक हो गया। ओके, और यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर जो ये हैव का यूज हुआ है ये भी आपका वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक, क्योंकि हैव अ सोर थ्रोट यानी कि उसके गले में खराश हो गई। ठीक, तो ये भी ये जो है वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि जहां पर दो वर्ब साथ में यूज हो, जहां पर दो वर्ब्स साथ में यूज हो तो एक जो पहले वाले वर्ब को है हम लोग ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं और दूसरे वाले वर्ब को हम लोग पार्टिसिपल यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हैव की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, हैविंग का यूज करेंगे वर्ब के फोर्थ फॉर्म को, यानी कि डी में यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आप फिर से आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। आई थिंक बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट। ठीक, अब हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर वॉइस पैसिव वॉइस में अगर ना हो वो सेंटेंस तो ये जो एक्जुलरी वर्ब्स होते हैं कैन, कुड, मस्ट, ठीक, इनके साथ जो है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ओके, तो आई थिंक बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट लर्न टू डू हाउस होल्ड कोर्स फ्रॉम एन अर्ली एज। ठीक, तो यहाँ पर वी का यूज जो है सुपरफ्लुअस है और लर्निंग की जगह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, सिर्फ लर्न को यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वी लर्निंग की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, लर्न का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। और यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है कोर्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कार्य, यानी कि जो घर के कार्य हैं उन्हें शुरुआती जो उनके एज होते हैं, जो बचपना का जो एज होता है उसमें ही उन्हें सीखना चाहिए। कुछ कुछ कार्य करते रहना चाहिए घर का भी, जैसे हम कभी घर पर रहते हैं तो सब्जी मम्मी बोलती हैं लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। Some students who are late will not allowed to enter the examination hall। यहाँ देखिए सम यूज हुआ है, सम यूज किया जाता है सिंगुलर फॉर्म के लिए, जबकि आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ स्टूडेंट्स है और यहाँ पर देखिए इनको रिलेट करने के लिए भी आर का यूज हुआ है, यानी कि ये जो सेंटेंस हमारा बनेगा ये प्लूरल में बनेगा, क्योंकि यहाँ देखिए स्टूडेंट्स भी है और आर भी है, यानी कि ये प्लूरल को यूज कर रहा है, मतलब दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ जो ये सम यूज होता है ये यूज होता है सिंगुलर को दर्शाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो है हम सम की जगह प्लूरल बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, या द का यूज करेंगे या फिर दोस का यूज करेंगे। ठीक, दोज स्टूडेंट्स यानी कि वे छात्र जो लेट होंगे उन्हें जो है प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक, यहाँ क्योंकि यहाँ पर जो है हमें दर्शाया जा रहा है प्लूरल फॉर्म को, इसलिए जो है सम को जगह जो है हम लोग दोस का यूज करेंगे, सम सिंगुलर को शो करता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सम के जगह दोस का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है। मीनू थिंक्स दैट सलमान इज अ फिल इन द ब्लैंक सिंगर देन नितिन। यहाँ पर देखिए सलमान है और यहाँ पर नितिन है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि सलमान जो है बेटर है नितिन से। ठीक, दो लोगों में जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। बेस्ट हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री, गुड हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, बेटर हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पर दो लोगों के बारे में
तुलना हो रहा है। मीनू ये सोचती है कि सलमान जो है नितिन से अच्छा सिंगर है। दो लोगों के बीच में तुलना, सलमान में और नितिन में, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर आपको पैसिव फॉर्म बताना है। मिस्टर जबीहुल्लाह डिडंट सबमिट द ग्रेड्स ऑन टाइम। यहाँ देखिए डिड नॉट का यूज हुआ है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, आप सभी को याद होगा, ठीक। टेंस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज या वेयर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर द ग्रेड से यानी कि प्लूरल है, यानी कि वेयर का यूज होना चाहिए, ठीक। नेगेटिव है तो नेगेटिव का नॉट यूज होना चाहिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में यही फॉर्म होता है। तो देखिए आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। यहाँ पर आर का यूज हुआ, यहाँ पर हैव का यूज हुआ, यहाँ पर देखिए बीइंग का यूज हो गया, जबकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो ये भी एलिमिनेट। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको PQRS यानी कि जंबल सेंटेंसेस हैं, इसे आपको अरेंज करना है ABCD के फॉर्म में। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, उसके बाद एक अपना सब्जेक्ट निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़का है राम, अब इसके 4 पैर हैं, इसकी 4 बहनें हैं, इनकी एक माता है, इनके पिता हैं, ठीक। इनके भाई बहन हैं 4, इनके पास एक गाड़ी है इनके। पर अब देखेंगे कि बात हो रहा है कि तुम पुरानी पुस्तकें खरीदते हो ना, ठीक, यानी कि ए से शुरू हो रहा है। I'll have to see what you have got before I answer your question। मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब कैसे देते हो, ओके। बिजनेस इज नॉट सो गुड एज यूज टू बी, यानी कि बिजनेस जो है पहले जितना अच्छा नहीं रहा, यानी कि पहले जितना अच्छा था अब उतना नहीं रहा। पीपुल सीम टू प्रेफर टू बाई न्यू बुक्स नाउ डेज, यानी कि अब जो लोग हैं वो नई पुस्तकें खरीदना पसंद करते हैं, यानी कि ADCB, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे फिर से आपको जंबल सेंटेंसेस है, पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप पाएंगे कि एक बात हो रहा है, व्हेन आई रिटर्न टू माई सीट, यानी कि जब मैं अपनी सीट पर लौटा, आई हैपन टू सी अ मैन हु वाज नेबरिंग ईयर्स अगो। मैं जब अपने सीट पर लौटा तो देखा कि मेरे पड़ोस का ही व्यक्ति जो है वहां पर बैठा हुआ था, ठीक। यानी कि मैंने जो है अपने पड़ोस को व्यक्ति को ही देखा जो 1 साल से मेरा पड़ोसी था, ओके। उसके बाद है ही वॉज अ ग्रेट टॉकर, वह बहुत ही अच्छा बोलने वाला व्यक्ति था, टॉकर था, बहुत बात करता था। इट यूज टू टेक आवर्स टू गेट अवे फ्रॉम हिम, यानी कि उससे छुटकारा पाने में बहुत ही ज़्यादा समय लग गया। सो आई डिडेंट विश टू मीट हिम नाउ, सो जो है इसलिए मैं उससे अब दोबारा मिलना नहीं चाहा। जस्ट एज माई हॉलीडे वॉज अबाउट टू बिगिन, क्योंकि मेरा जो हॉलीडे है वो शुरू होने वाला था, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका ये हो गया ABDC, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। आई अराइव्ड इन इंडिया लास्ट वीक, सेड सारा, तो सारा सेड सी हैड अराइव्ड इन इंडिया। अब यहाँ पर देखिए द लास्ट वीक है, तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन ए। लास्ट वीक का हम लोग क्या सीखे थे, द प्रीवियस वीक। अगर आपको नारेशन के किसी भी यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या फिर नारेशन के किसी भी फॉर्म में दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाएं, आप वहाँ पे विजिट करें, वहाँ पर सर्च करें, ऊपर सर्च आइकन रहता है उसमें आप सर्च करेंगे नारेशन, ठीक। वहाँ पे आपको एक PDF मिलेगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसे पढ़ लीजिए। आपको हर एक प्रकार के टाइप को क्वेश्चन जो है वहाँ पर मिल जाएंगे बेसिक के साथ। तो अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो आई गारंटीड कि आप जो है आराम से हर एक टाइप के क्वेश्चन को वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे आपको फिर से अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें अपने ऑप्शंस में से, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। मी एंड अंशिता आर गोइंग टू द मॉल, यहाँ पर देखिए आपका पर्सन वाला क्वेश्चन आ गया, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ये जो मी है ये फर्स्ट पर्सन में आता है, यानी कि आपका एरर हो गया। तो देखिए ये जो अंशिता है ये आपका थर्ड पर्सन है, यानी कि सेकंड पर्सन इसमें है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले थर्ड पर्सन लिखेंगे यानी कि अंशिता, और मी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आई का लिखेंगे, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन। तो अंशिता एंड आई आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन 24, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द फ्लैम्बॉयंट का। फ्लैम्बॉयंट मतलब क्या होता है, चमकीला, उज्जवल, यानी कि जो चीज जो है चमकता है, इसका विपरीत बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। स्ट्रीडेंट मतलब क्या होता है, तेज, ठीक। लाउड यानी कि जोरदार। अंडरस्टेटेड यानी कि न्यून दृष्टि, ठीक, यानी कि आप जो है उसे देख नहीं पाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, यानी कि एक चीज जो है बहुत ही उजाला हो रहा है, चमक रहा है, और एक चीज जो है हम लोग
नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया, एक्स्ट्रावेजेंट यानी कि फिजूल खर्ची। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, फिर से नरेशन। आई विल अप्रिशिएट योर सपोर्ट द न्यू कैप्टन टोल्ड द टीम। तो इसका क्या हो जाएगा, द न्यू कैप्टन इन्फॉर्म्ड द टीम दैट ही वुड अप्रिशिएट देयर सपोर्ट। यहाँ देखिए ये पास्ट में है तो विल का वुड हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं तुरंत। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे फिर से आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। व्हेन यू विल कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, यहाँ पे फिर से देखिए माय टीचर आस्क्ड, यानी कि ये भी पास्ट में है, तो फिर से विल की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। अगर आपको रूल्स याद हैं तो डायरेक्ट आप अपने ऑप्शन को एक झलक देख कर उसे एलिमिनेट करके राइट आंसर चूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर विल का यूज़ हुआ, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विल का यूज़ हुआ, ये भी एलिमिनेट। यहाँ देखिए कुड का यूज़ हुआ, ये भी एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए वुड का यूज़ हुआ, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 to 31, यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है और इसी के बेस्ड पर जो है आपको क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। चलिए पढ़ते हैं। तुतानखेमेन, ठीक, वाज पैरोहा ऑफ इजिप्ट फ्रॉम 1361 to 1352 BC, यानी कि ये जो व्यक्ति है, इसका नाम लेने में थोड़ा सा हमें समस्या हो रहा है। ठीक, तो इसे हम इसका नाम बोलेंगे। तो यहाँ पर जो ये व्यक्ति है वो क्या है, मिस्र का राजा था। ठीक, इजिप्ट का राजा, फ्रॉम 1361 से 1352 ईसा पूर्व में। ठीक, ही डाइड एट द अर्ली एज ऑफ 19, वह जो है 19 साल के एज में मर गया। एंड वाज बuried इन अ टॉम, और उसे जो है एक टॉम में यानी गुंबज में दफना दिया गया। इन द वैली ऑफ द किंग्स, वैली किंग्स के वैली में यानी कि घाटी में। ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द रिवर नाइल, जो नील नदी है उसके पश्चिम किनारे पर जो है किंग्स के वैली में उसे दफना दिया गया। नॉट सच इज नोन अबाउट द लाइफ ऑफ दिस किंग, यानी कि उस किंग के बारे में जो है ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। और वाई ही डाइड, क्यों वह मरा अपने यंग एज में, यह कोई नहीं जानता। इनफैक्ट वी वुड नेवर हैव हियर्ड ऑफ हिम, इनफैक्ट यानी कि वास्तव में हम उसके बारे में कुछ नहीं जान पाते। इफ़ नॉट फॉर द मैग्निफिसेंट ट्रेजर्स फाउंड इन हिज टॉम, अगर उसके जो टॉम में जो है कुछ शानदार खजाने नहीं मिलते। ओके, ऑल द अदर टॉम्स इन द वैली ऑफ किंग्स हैड बीन रॉब्ड, और जो उसके आसपास के जो टॉम्स थे, यानी कि ये जो व्यक्ति है इसके आसपास के जो टॉम्स थे उसमें जितने भी खजाने थे उसे प्राचीन काल में लूट लिए गए थे। रॉब्ड यानी कि लूट लिया गया। ठीक, बट नोबडी न्यू अबाउट तुतानखेमेस टॉम फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, लेकिन 100 सालों तक भी या उससे ज़्यादा भी जो है इसके टॉम को कोई व्यक्ति खोज नहीं पाया था, उसके बारे में जान नहीं पाया था। ठीक, हिंस देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ एक्साइटमेंट, यानी कि यहाँ पर जो बहुत उत्साह भरा बात था। व्हेन हिज टॉम वाज डिस्कवर्ड बाय 2 इंग्लिशमैन, जब इसे 2 ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो है खोजा गया। वन ऑफ देम हॉवर्ड कार्टर, उनमें जो एक था वो था हॉवर्ड कार्टर, वाज अ प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट, वो जो थे एक पुरातत्व मतलब कि स्पेशलिस्ट थे पुरातत्व में। द अदर लॉर्ड करवेन, एक दूसरा व्यक्ति कैनरवेन, वाज अ रिच मैन इंटरेस्टेड इन आर्कियोलॉजी, और दूसरा व्यक्ति वो था जो बहुत ही रुचि रखता था पुरातत्व में। ठीक, एंड वाज जेनरसली स्पेंड हिज मनी ऑन एक्सकेवेशन, और वो जो है अपने पैसे को खुदाई में यानी कि उत्खनन में लगाता था, इन्वेस्ट करता था। फॉर 4 ईयर्स, यानी कि लगभग 4 सालों तक, फ्रॉम 1917 से 1922 दे हैड बीन एक्सकेवेटेड इन द वैली ऑफ किंग्स, वो जो है लगातार वैली ऑफ किंग में खुदाई करते रहे, उत्खनन करते रहे। फाइंडिंग एनीथिंग न्यू, यानी विदाउट फाइंडिंग एनीथिंग न्यू, यानी कि कुछ भी नया खोजे बिना जो है वो लोग खुदाई करते जा रहे थे। कुछ नहीं मिल रहा था फिर भी खुदाई कर रहे थे। दे वेयर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, यानी कि वो जो है लगभग आत्मसमर्पण करने के कगार पर थे। व्हेन अ स्टेप अपीयर्ड, जब उन्हें एक ऐसा चीज मिला। एज कार्टर वॉज क्लियरिंग सम स्टोन्स, कार्टर जो है कुछ स्टोन्स यानी कि पत्थर साफ कर रहे थे। नियर अ रॉयल टॉम, उस टॉम के नजदीक में। ही एक्सकेवेटेड फर्दर एंड अनअर्थेड द ब्रेथ टेकिंग कलेक्शन ऑफ ट्रेजर्स इन अ टॉम, जब वो खुदाई किए तो उन्हें जो है बहुत ही शानदार, अनअर्थेड मतलब क्या हो गया, अनअर्थेड मतलब हो गया कि पता लगाया। ठीक, ये आपका वर्ब है। अनअर्थेड मतलब कि पता लगाना, एक बहुत ही लुभावना कलेक्शन ऑफ ट्रेजर यानी कि संग्रह जो है, खजाना का संग्रह उन्होंने पता लगाया उस टॉम से। ऑल वरीड विथ तुतानखमेन, ठीक, मतलब कि ये जो व्यक्ति है उसके टॉम में से। हाउएवर द स्टोरी ऑफ दिस व्यक्ति डिड नॉट इन देयर, जो भी कहानी है यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। सम इजिप्शियंस
यह विश्वास करते हैं कि अकॉर्डिंग टू एन एंशिएंट कर्स एनीवन हु टच्ड, यानी कि एक जो इजिप्टियंस हैं उनका ये विश्वास है कि अगर कोई भी उस व्यक्ति का टॉम्ब अगर छुएगा तो वो मर जाएगा। ठीक, ये उनका विश्वास था। सम पीपुल, मोस्ट पीपुल लाफ्ड एट द आइडिया ऑफ द कर्स कमिंग ट्रू। कुछ लोग जो हैं इस बात पर हंसते थे। कर्स मतलब क्या होता है? कर्स मतलब होता है अभिशाप। ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा। व्हेन द लास्ट मैन क्लाइम्ब द टॉम्ब, यानी कि जब इस पर अंतिम व्यक्ति जो है उस टॉम्ब पर चढ़ा, अ सडन सैंड स्टॉर्म ब्लू अप, यानी कि अचानक से जो है एक भयानक तूफानकर बालू का जो है तूफान आ गया। और पीपुल सॉ हैक, और वहां पर जो है लोग एक बाज को देखा। हॉक मतलब बाज, द एंशिएंट रॉयल सिंबल ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के मूवी में आप देखते होंगे कि बाज को यूज किया जाता है, बाज जो बड़े बड़े उनका पंख होता है। फ्लाई ओवरहेड, उनके ऊपर उड़ा। लोकल्स टुक दिस टू मीन दैट द स्पिरिट ऑफ द डेड किंग हैज लेफ्ट हिज टॉम्ब। तब लोगों ने ये सोचा कि ये जो बुरी आत्मा है उस टॉम्ब में से वो निकल के चला गया है। कर्सिंग दोज हु हैड ओपनड इट, और यह जो है उन लोगों को बोला कि आप लोगों ने इसे खोला है तो ये आप लोगों के कारण हुआ है, यानी कि ये निकल गया है बाहर। 5 months लेटर, यानी कि 5 महीनों बाद, लॉर्ड कार्विन डाइड ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटोज बाइट ऑन हिज चिक। 5 महीने बाद जो है ये जो व्यक्ति हैं कार्बोरन, जो पैसे इन्वेस्ट करते थे, उनको एक मॉस्किटो बाइट के कारण, मच्छर के काटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी 5 मंथ बाद। अब इसके बेस्ड पर जो है हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा ट्रू है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ही डाइड ऑफ अ मॉस्किटो क्वाइट, नहीं। मोस्ट इजिप्शियंस, ये जो राजा था, ठीक। मोस्ट इजिप्शियन डिडंट बिलीव दैट देयर वाज अ कर्स, ये नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग बिलीव करते थे, जबकि यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक। वेरी फ्यू टॉम्स हैड नॉट बीन रॉब्ड इन बाय राइडर्स, तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर है, ठीक। लॉर्ड कार्बन स्पॉन्सर्ड बिकॉज ऑफ द, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी और डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है, क्योंकि कुछ ही टॉम जो है नहीं पता लगाए गए थे, बाकी सारे टॉम जो है पता लग गए थे। और ये जो लॉर्ड कॉर्बे है वो अपने पैसे लगाते थे आर्कियोलॉजी में। तो ये दोनों आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप मीन्स, यानी कि आत्मसमर्पण कर देना, सरेंडरिंग, ठीक। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान देना, राइजिंग यानी कि उदय होना, कंटिन्यूइंग यानी कि लगातार। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे फिर से आपका क्या है, यहाँ पे आपको रिमेम्बर्ड किस लिए किया जाता है उसे, तो उसे किया जाता है कि टॉम्ब कंटेंट ट्रेजर्स, यानी कि उसके जो टॉम्ब है उसमें खजाने छुपे हुए थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द किंग्स स्पिरिट हैज एस्केप्ड फ्रॉम द टॉम्ब, उसके जो गुफा में से जो है आत्मा निकल गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 द टॉम्ब ऑफ द किंग वाज डिस्कवर्ड इन, कब खोजा गया था, तो 1922 में। हम लोग जैसे हम लोग पढ़े थे कि 1917 से 1922 तक वो जो है 4 साल लगातार बिना किसी चीज को खोजे हुए भी खुदाई कर रहे थे, ठीक। तो लास्ट में जाकर 1922 में उन्हें मिला था। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। यू हैव वॉच्ड दैट फिल्म बिफोर, हैव यू। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन टैग का है, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो ये पार्ट अगर अफर्मेटिव है तो इसे नेगेटिव बनाते हैं, अगर ये नेगेटिव है तो इसे अफर्मेटिव बनाते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये अफर्मेटिव है तो इसे नेगेटिव बनाएंगे, तो हैव नॉट का यूज करेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। वॉश वन हैंड्स ऑफ समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, टू रिनाउंस वन सेल्फ फ्रॉम समवन ए समथिंग। रिनाउंस मतलब कि त्याग करना, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, रिफ्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, यानी कि आप किसी चीज का उत्तरदायी होने से जो है आप बच रहे हैं, यानी कि उस चीज का आप त्याग कर रहे हैं, यानी कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, ठीक, बचना चाह रहे हैं उससे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है अस्क्रिम्टियस का, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया आपका शानदार। और ऑप्शंस देखते हैं, शानदार भी होता है, फिर इसका मतलब होता है आपका रोचक, ठीक है, मजेदार। अब इसका जो है सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है। डिसगस्टिंग यानी कि घिनौना, रिवोल्टिंग यानी कि घिनौना, हॉरेंडस मतलब भी होता है घिनौना, ठीक, या फिर बहुत ही खराब होता है, ठीक, खराब। और डिलीशियस मतलब होता है मजेदार, बहुत ही स्वादिष्ट, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द, ठीक। रॉकस का इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया आपका कर्कश, गंभीर,
ठीक, कर्कश या फिर गंभीर। ऑप्शंस देखते हैं, सबड्यूड यानी कि नरम, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। एक व्यक्ति जो बहुत ही गंभीर पड़ गया और एक जो है नरम पड़ गया, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, एंटोनिम हो गया। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, अनरूली यानी कि अनियंत्रित, हार्श यानी कि कठोर, वाइल्ड यानी कि जंगली। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। इवन इफ आवर मेन प्लेयर्स पुल अप वी विल गो अहेड विद द मैचेस एज शेड्यूल्ड। तो यहाँ पर देखिए पुल अप मतलब क्या होता है, पुल अप मतलब होता है किसी चीज को उठाना, ठीक, या फिर पुल अप मतलब होता है क्रिटिसाइज करना यानी कि निंदा करना, ठीक, या फिर इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज को छोड़कर चले गए, ठीक। अब देखिए अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, इवन इफ आवर मेन प्लेयर्स पुल अप यानी कि छोड़कर चले जाते हैं, वी विल गो अहेड विद द मैचेस एज शेड्यूल, फिर भी जो है हम लोग मैचेस में आगे बढ़ेंगे जैसा कि शेड्यूल किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है पुल अप का मतलब जो है अगर हम छोड़ दें, छोड़ देना का अगर अर्थ में लेकर चलें तो ये सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है जैसा कि हम एसएससी का ऑफिशियल आंसर से यहाँ पर मैच किए, तो यहाँ पर जो एरर दे रहा है वो दे रहा है पुल अप में ही, यानी कि ये पुल अप का अर्थ ले रहा है क्रिटिसाइज यानी कि निंदा करने के रूप में, ठीक। तो यहाँ पर जो है पुल आउट का यूज हमें करना होगा। पुल आउट मतलब कि खुद को किसी चीज से विड्रॉ कर लेना यानी कि किसी चीज से पीछे हट जाना, ठीक। तो यहाँ पर पुल अप के जगह जो है पुल आउट का यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपका एरर है, अप के जगह आउट का यूज करें। इवन इफ आवर मेन प्लेयर पुल्स अप, पुल अप यानी कि अगर हमारे जो मेन प्लेयर हैं वो जो है विड्रॉ कर लेते हैं यानी कि वापस लौट जाते हैं, नहीं खेलते हैं, फिर भी जो है हम मैचेस में आगे बढ़ेंगे जैसा कि ये शेड्यूल है, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है। माय सिस्टर वाज एंग्री विथ मी, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ जो है एंग्री के लिए हम लोग प्रीपोजिशन विथ का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। माय सिस्टर वाज एंग्री विथ मी बिकॉज आई फिल इन द ब्लैंक हर स्टेपलर। ऑप्शंस देखते हैं, श्रेड मतलब क्या होता है, श्रेड मतलब हो गया टुकड़ा, स्प्लिट यानी कि विभाजित करना, टोर यानी कि फाड़ देना, डैमेज यानी कि क्षति करना, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। उसके स्टेपलर को मैंने क्षति पहुंचा दिया इसलिए वो मुझसे क्रोधित हो गए। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब क्या होता है, किसी को जानबूझकर नजरअंदाज करना, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, डिलिबरेटली इग्नोर समवन। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है यानी कि पर्यायवाची शब्द चेरिस का, चेरिस मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी का पालन पोषण करता है, ठीक, पालन पोषण करना। ऑप्शंस देखते हैं, नर्चर यानी कि पालन पोषण करना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है सिनोनिम के रूप में। बाकी ऑप्शंस देखते हैं, इग्नोर यानी कि नजरअंदाज कर देना, डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करना, फोरसेक यानी कि त्याग देना, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फोरसेक, इसका सिनोनिम एंटोनिम हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन के इंप्रूवमेंट करना है। द कॉस्ट ऑफ माई लैपटॉप इज हाई देन योर्स, यहाँ पर देखिए फिर से दो चीजों के कंपेरिजन, एक मेरा लैपटॉप और एक तुम्हारा लैपटॉप, ओके। तो यहाँ पर जो है जब दो चीजों के बारे में जब दो चीजों में कंपेरिजन हो तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हायर देन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे आपको फिर से इंप्रूव करना है। शिल्पा whom is my tenant lost the keys of the house, यहाँ पर देखिए आपको एक चीज हम बताए थे कि हु के बाद जो है आप हमेशा वर्ब का यूज करें और हुम के बाद जो है आप हमेशा एक सब्जेक्ट को यूज करें। यहाँ देख रहे हैं चूंकि वर्ब का यूज हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। शिल्पा हु इज माई टेनेंट यानी कि शिल्पा जो मेरी टेनेंट है, लॉस्ट द कीज ऑफ द हाउस यानी कि शिल्पा जो मेरे साथ रहती हैं, ठीक, उसने जो है घर की चाबी खो दी। तो यहाँ पर देखिए इसका आना भी जरूरी है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, तो इसलिए जो है इज अगर यहाँ पर है तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। अगर हुम हो तो दूसरा सब्जेक्ट को यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 42, यहाँ पर पैसिव बताना है। सुकन्या हैज कुक्ड इनफ फूड फॉर 20 पीपल, यहाँ पर देखिए हैज कुक्ड यानी कि हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। तो अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हैज या है प्लस बीन का यूज करेंगे, ओके। उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑप्शंस देखिए आप एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे, वाज का यूज, हैड का यूज, विल का यूज, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हैज बीन का यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे पैसिव वॉइस बताना है। दे आर सेटिंग अप यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पर अब बीइंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए इज बीइंग का यूज हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे फिर से आपको पैसिव बताना है। रिचा हैज नॉट इन्वाइटेड यानी कि फिर से देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव में, तो हैज प्लस
नॉट प्लस बीन का यूज करेंगे, हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ देखिए हैव नॉट प्लस बीन, यहाँ पर हैड का यूज हुआ, यहाँ पर वाज का यूज हुआ, यहाँ पर एम का यूज हुआ। ठीक, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे आपको जो है इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। आई विल कम टुमारो प्रॉमिस्ड बिजिया, यानी कि देखिए यहाँ पर फिर से पास्ट में है तो इसका फिर से हम लोग वुड का यूज करेंगे। तो देखिए ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इज का यूज हुआ, वुड का यूज हुआ, विल का यूज हुआ और यहाँ पे टुमारो। लेकिन टुमारो को जो हम लोग क्या सीखे हैं, जब भी हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बताएंगे तो द फॉलोइंग डे, ठीक, यानी कि आगे आने वाला दिन। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। आप नरेशन को पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करके उसे पढ़ लीजिए, आप वहाँ पर बेसिक के साथ हर टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे आप सीख जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 46, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। यहाँ पे यहाँ पर जो है आपको अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। द फिल्म स्टेज विथ यू लॉन्ग आफ्टर यू आर फिनिश्ड वॉचिंग इट। यहाँ पर देखिए स्टेज विथ यू यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है तो आगे आने वाला पार्ट वो किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, हैव फिनिश्ड, यू हैव फिनिश्ड। ठीक, ये आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव, क्योंकि सब्जेक्ट आप प्लूरल है तो यू के साथ हैव, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि तुरंत जस्ट जो है दूसरा वर्ब आया है तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म का भी यहाँ पर यूज हो गया, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। ठीक, क्वेश्चन 47, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत। स्टुपेंडस का इसका मतलब होता है शानदार। ठीक, अब इसका विपरीत बताना, ऑप्शंस देखते हैं। फैंटास्टिक यानी कि बहुत ही अच्छा। ठीक, विलक्षण भी होता है। ऑफुल यानी कि डरावना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। एक जो चीज है बहुत ही अच्छा है और एक चीज जो है डरावना है, एक दूसरे के विपरीत हो गए। वंडरफुल यानी कि आश्चर्यजनक। अमेजिंग मतलब क्या हो गया, गजब का। ठीक, गजब का। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे आपको पैसिव फॉर्म बताना है। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर 6 PM। यहाँ पर देखिए आपका फ्यूचर परफेक्ट, तो यहाँ पर जो है क्या यूज करेंगे, विल या शैल का यूज करेंगे प्लस हैव का यूज करेंगे। यहाँ पर हैव का ही यूज होगा, यहाँ पर चाहे आपका ही रहे, चाहे आई रहे, चाहे सी रहे, चाहे वी रहे, सबके साथ यहाँ पर हम लोग हैव का ही यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। उसके बाद आपका बीन का यूज होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर कौन सा है वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए बीन का यूज नहीं हुआ, यहाँ पर विल बी का यूज हुआ, यहाँ पर देखिए विल का यूज हुआ। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। यहाँ पर माई वर्क विल, फिर आपका हैव आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैव को यूज करना है, फिर बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे आपको जो है आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। द कैप्टन ऑफ द टीम वाज वेरी क्रिटिसाइज्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ हिज लीडरशिप। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वेरी जो है क्या है, एडवर्ब है, और इसके बाद जो है क्रिटिसाइज्ड यूज हुआ है, यानी कि किसी की निंदा करना, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक, आप इसे ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है, किसी की निंदा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो आप इसे काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनकाउंटेबल है तो इसके पहले जो है आप मच का यूज करें, ये हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, जहां पर अनकाउंटेबल चीजें आपको दिखें उसके साथ आप मच का यूज करें। ठीक, तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन डी, वेरी की जगह जो है हम लोग मच का यूज करेंगे, अनकाउंटेबल मच। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द लग्जरियंट का। लग्जरियंट मतलब क्या होता है, बिलासी या फिर प्रचुर भी होता है, बिलासी या फिर प्रचुर। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। प्लेन यानी कि मैदान या फिर सादा, लश यानी कि प्रचुर, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। बैरिन यानी कि बंजर, म्यागर यानी कि कमी या फिर अल्पता, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। सिनोनिम के रूप में लग्जरियंट यानी कि प्रचुर या फिर बिलासी भी होता है, राइट आंसर लश यानी कि ऑप्शन बी। ठीक, तो ये है सेट नंबर 2 का 2019 के सेट से सॉल्यूशन। ठीक, ये हुआ आपका पार्ट 1। पार्ट 2 आपको जो है इवनिंग में मिलता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बैकलॉग्स जो हैं ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब जो है आपको एक पार्ट सुबह और एक पार्ट शाम में, जैसे कि 100 क्वेश्चंस या 200 क्वेश्चंस जैसे ही रहेंगे तो आपको जो है उसका 2 पार्ट्स में करके मिलेगा। जैसे कि ये 50 क्वेश्चंस हैं तो 100 क्वेश्चंस हैं तो 50 क्वेश्चंस आपको भी मिल गए, और शाम में आपको इसका 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक, तो आप लोग बने रहिएगा, लेसन्स को कंप्लीट देखिएगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।
और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। ठीक, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और शेयर भी करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।